हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बहुत दिनों बाद में मिल रहे हैं। देखिए, 1 मिनट में आपका शुरुआती लेना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग अपनी नई यूनिट जो कि ग्रेजुएशन पार्ट में आपके डाली हुई है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसको अध्ययन करेंगे और एक के बाद एक इसको पूरा का पूरा जो है इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आपको पता है 25 नवंबर को आपके इलेक्शन राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से जो है वो समाप्त हो चुके हैं और उसके बाद 3 दिसंबर को आपके उसके रिजल्ट आ जाएंगे। जिसकी सरकार बननी होगी बन जाएगी, इन चर्चाओं को हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी वो जनवरी से अपने कार्य प्रारंभ कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा समय हम लोगों का जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड वाले जो है उनका ज़्यादा चर्चा में रहा नहीं है। बाकी नेट का एग्ज़ाम तो आपको पता है अगले मंथ होना ही है और उसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक बड़ा फैक्टर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक शुरुआत करने वाले हैं हम लोग फिर से एक बार फिर से नए चरण से, और हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी को उस हद तक पढ़ लेंगे जहां से प्रश्न बाहर बनने की जो है संभावनाएं रहेगी नहीं। तो आप लोग 8 या 9 मंथ में, आपको पता है हमारा पूरा सिलेबस होना है और ये 8-9 मंथ तक हम लोग लगातार जुड़े रहेंगे। उसके अलावा भी अन्य परीक्षाओं की चर्चाएं भी हम लोग करेंगे। आप लोग अगर कोई हिंदी के हो, आप लोगों के भाई बहन जो भी हिंदी से संबंधित हो, वो भी आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि मैडम जो है अब शुरुआत करने वाली है हिंदी की, महाभारत की, एक बार फिर से। तो एक बार फिर से हिंदी साहित्य आप लोग पढ़ोगे उनसे। चलिए, आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिन्हें हम लोग बोलते हैं परिवर्धन जैविकी। ठीक है। अब देखो, परिवर्धन जैविकी कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी को, और इसमें हम लोग एक टर्म जो है वो पढ़ते थे, और टर्म का नाम है भाई एम्ब्रियोलॉजी। यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी करना, एम्ब्रियो का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी कहते किसे हैं अगर आपको पूछें, तो एम्ब्रियो का अध्ययन जिसमें किया जाता है उस शाखा को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एम्ब्रियो का मतलब तो क्या होता है, अपने भ्रूण से है। भ्रूण जो कि प्रसव से पहले की अवस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग लोगी या लोगस से मतलब पढ़ते हैं कि स्टडी, यानी कि भ्रूण का अध्ययन करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है या भ्रूणिकी कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भ्रूणिकी। देखिए, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी या फिर भ्रूणिकी के पिता कौन है, तो आपको पता है राजनीति विज्ञान के भी पिता कौन है, अरिस्टोटल या अरस्तु। तो यहाँ पे भी जो है एम्ब्रियोलॉजी के जो पिता है वो है एरिस्टोटल। हम लोग अगर बात करें फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि आधुनिक भ्रूणिकी के जो है जनक कौन है, तो हमारे जो है वॉन बियर या फिर वॉन बेयर भी इनको बोलते हैं। ये हमारे क्या है, भ्रूणिकी यानी आधुनिक या आधुनिक भ्रूणिकी के जनक है भाई, है ना। तो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, एम्ब्रियो की। बात करें हम लोग फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, तो अपने अरस्तु जी, अरस्तु या अरस्टोटल जिसको बोलते हैं। हम लोग पहले एम्ब्रियोलॉजी के बारे में अध्ययन करते थे, जिसके बाद एक टर्म आई नई, क्योंकि एक अधूरा अध्ययन था। इसके बाद एक टर्म आई और टर्म का नाम है भाई डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं परिवर्धन जैविकी। अभी ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग भ्रूण का तो अध्ययन करते ही हैं, भ्रूण के साथ साथ उसके डेवलपमेंट का भी अध्ययन करते हैं, यानी उसके विकास की क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, और इसके डेवलपमेंट का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या हुई, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जिसका हम लोग डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं एम्ब्रियो का, उसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग भ्रूण और उसके विकास का अध्ययन करते हैं, ये इसकी परिभाषा है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग दो टर्म का यूज करते हैं, यानी दो तरीके से उसका अध्ययन करते हैं। एक तो
प्री नेटल अवस्था होती है, प्री नेटल डेवलपमेंट अवस्था होती है, और एक होती है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। अब देखो प्री नेटल डेवलपमेंट क्या होता है और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट क्या होता है। प्री नेटल के अंतर्गत हम लोग प्रसव का अध्ययन कर रहे हैं, यानी जन्म से पूर्व की अवस्था, ठीक पूर्व की अवस्था, यानी बिफोर बर्थ, यानी बर्थ से पहले की अवस्था। जब भी जन्म होने वाला है, मान लो कि जन्म होने वाला है, उस टाइम की अवस्था का इसमें अध्ययन करते हैं, है ना। और ये बिफोर बर्थ अवस्था होती है, बिफोर यानी जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, जिसमें हम लोग गेमिट्स का फ्यूजन होके जाइकोट और जाइकोट से एम्ब्रियो किस प्रकार से बनता है उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की, या प्रसव या जन्म के बाद या फिर आफ्टर बर्थ की पोजीशन की, तो वहां हम लोग एम्ब्रियो और उसके बाद प्रसव, प्रसव के दौरान क्या चाइल्ड आएगा, और उसके अडल्ट होने तक के जो है चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे गेमिट्स के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद जब आपके पता है ब्लास्टुला, गेस्टुला, इस प्रकार की बहुत सारी अवस्थाएं आती है, उनका अध्ययन हम लोग प्री नेटल में करेंगे। पोस्ट नेटल में एम्ब्रियो के बाद में उसके चाइल्ड में किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, डेवलपमेंटल पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, रिप्रोडक्शन एक टर्म आती है, आपको पता है डेवलपमेंट, या फिर जब भी हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन एक जो है जरूरी चीज है, उसको हम लोगों को जानना आवश्यक है उस, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बाद ही इस प्रकार की अवस्थाएं हमारे सामने आती है। भाई एम्ब्रियो बनेगा कैसे, जब रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन अगर होगा ही नहीं, गेमेट्स आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो हमारे जो है यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है जनन वो होगा ही नहीं, तो हमारे एम्ब्रियो बनेगा कैसे। अब देखो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन इसको बोलते हैं, एक होता है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ केवल और केवल एक पेरेंट, यानी कि या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये ही यहाँ पे क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। यानी भाग कौन लेगा, एक पेरेंट यहाँ पे, एक जनक यहाँ पे भाग लेगा हमारे। बात करें यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम या फिर पाए ही नहीं जाते हैं, यानी कि जेनेटिक जनिक विभिन्नताएं जो होती है वो यहाँ नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ क्या नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस जो है वो नहीं होता है। क्या नहीं होता है, यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है, इस कारण यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाए जाते हैं। जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो पेरेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ अगर मेल गेमिट की, तो यहाँ मेल और फीमेल गेमिट मिलके एक प्रकार के जाइगोट का निर्माण करेंगे, और यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन भी पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि किसी में अगर 46 गुणसूत्र है तो अर्धसूत्री विभाजन के तहत कितने, 23 गुणसूत्र मिलके, और 23 मेल और 23 फीमेल के मिलके एक जाइगोट का निर्माण करेंगे। तो ये हो गया अपना मियोसिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक उदाहरण लूँ, और उदाहरण में मैंने हाइड्रा लिया है, ठीक है। हाइड्रा की एक ये जगह होती है जहाँ पे पेरेंट्स का वह पार्ट है ना, जहाँ से जैसे मान लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या होता है, एक तो पुनरुत्भवन होता है जिसे रीजनरेशन हम लोग बोलते हैं, और एक होता है हमारे हाइड्रा में मुकुलन होता है, उसके अलावा कायिक प्रवर्धन होता है, उसके अलावा आपको पता है कि द्विखंडन, बहुखंडन, ये सब प्रक्रियाएं किसके दौरान होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है। तो जहां से पार्ट अलग होता है रिप्रोडक्शन में, जो पार्ट भाग लेगा, जैसे मान लो ये पार्ट टूटा यहाँ से और ये पार्ट टूट के भाग लेगा, तो इसको हम लोग ब्लास्टेलेमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लास्टेमा। क्या बोलेंगे बताओ, ब्लास्टेमा, ब्लास्टेमा, क्या बोलेंगे, ब्लास्टेमा। ध्यान रखना, इसको बोलेंगे ब्लास्टेमा, और इससे बनेगा अपना एम्ब्रियो। बनने की प्रक्रिया को बोलेंगे ब्लास्टोजिनेसिस। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोजिनेसिस। और इससे जो एम्ब्रियो बनेगा उसको बोलेंगे ब्लास्टोजूट्स। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोजूट्स। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, जिस भी पार्ट पेरेंट्स का जो भी पार्ट भाग लेगा रिप्रोडक्शन में उसको ब्लास्टेमा बोलेंगे। जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है एम्ब्रियो बनेगा उसको ब्लास्टोजेनेसिस बोलेंगे। और ध्यान रखना, जो एम्ब्रियो बनेगा उसको ब्लास्टोजुट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोजुट्स बोलेंगे, ठीक है। हम लोग बात करें
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो मैंने बताया, दो पेरेंट यहाँ पे भाग लेते हैं, दो जो है पेरेंट या दो जनक जो है वो भाग लेंगे इस प्रक्रिया में, और यहाँ पे मेल और फीमेल गेमिट्स बनाएंगे, और उसके दौरान क्या बनेगा, अपना जाइगोट बनेगा। देखें, मेल और फीमेल गेमिट्स मिलके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान अपने एक यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर कोशिका का निर्माण होगा, उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे, और उसको जो है oozoid बोलेंगे। क्या बोलेंगे? oozoid बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? oozoid बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ तक? अब देखो आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं दोनों ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। देखिए, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का होता है, वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब कि जो प्राथमिक अपने जननिक केंद्र होता है, प्राथमिक जनन केंद्र जो होता है उसको बोलेंगे टेस्टिस, जो कि मेल में होता है, और फीमेल में उसको बोलेंगे ओवरी। ठीक है, ओवरी। अब देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान के बाद में जो है एक स्पर्म नामक जो है हमारे तत्व मिलता है। यानी स्पर्म कहाँ से मिलेगा? जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी टेस्टिस में, तो हमारे वहां पे जो है यानी टेस्टिस में जो है निर्माण होगा किसका? स्पर्म का, है ना। और उसमें जो है विटामिन काम में आएंगे, विटामिन ए और विटामिन ई, जो नॉन फर्टिलाइजेशन अणुओं को दूर करेगा, है ना। जहां से मतलब जो बंध्यता होती है, बंध्यता और ये जितनी प्रकार की प्रक्रियाएं होती है उनको बंद कर देता है। विटामिन ए और विटामिन ई की आवश्यकता होती है, और ये क्रिया होगी अपनी किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, आपको पता है शुक्राणु बनने कब स्टार्ट होते हैं? जब किशोरावस्था होती है। अब देखो, ये स्पर्म एक तो मोटाइल होता है यानी चल होता है, साथ में हिप्लॉइड होता है यानी अगुणित होता है, अगुणित। ठीक है, और लार्ज इन नंबर यानी लाखों की संख्या में होता है। अगर मैं बात करूं अपने ह्यूमंस में, तो इसकी शेप होती है स्पून टाइप, स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, यानी ये एक प्रकार का मेल गैमिट है। अपना स्पर्म किससे बनेगा? टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी, जिसके दौरान क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, है ना। जब मियोसिस होगा यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो, फीमेल की जो प्राथमिक जननिक अंग है वो हमारे ओवरी है, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है अपने oogenesis की प्रक्रिया, जिसके दौरान क्या बनता है? ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम। यहाँ दो हार्मोन एफएसएच और एलएच, ये दो हार्मोन जरूरी होते हैं, ये होने जरूरी है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे नॉन मोटाइल होते हैं यानी अचल होते हैं, कि कहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं। ये अपने जो क्या बोलते हैं उसको, फिलोपियन ट्यूब, वहां पे जाके ये बैठ जाता है। उसके बाद बात करें, ये एक या दो होंगे नंबर में, है ना, एक या दो होंगे, ज्यादातर एक ही होता है। ठीक है, साथ में इसको बात करें, अगुणित होता है, हिप्लॉइड होता है, और गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। बात करें हम लोग इन दोनों के मिलन से, यानी इन दोनों के फ्यूजन से या एम्फीमिक्सिस के दौरान जो है 2n सेल हमको मिलती है, जिसको यूनिसेलुलर या जाइगोट बोलते हैं। यूनिसेलुलर सेल होती है, 2n होती है, ये डिप्लॉइड होती है, यानी हेप्लॉइड और हेप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड सेल का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल के। अब यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं? टेस्टिस और ओवरी। अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, किसमें? टेस्टिस में, तो स्पर्म बनेगा। ओवरी में क्या होगा? oogenesis होगा, तो अपने ओवम बनेगा, ओवम बनेगा। ओवम क्या है? फीमेल गेमिट्स है, और स्पर्म क्या है? मेल गेमिट्स है अपना। ठीक है, अब देखो, इसमें मैंने बता दिया है कि चल होता है कौन? स्पर्म, साथ में हिप्लॉइड होता है, लार्ज इन नंबर होता है। अगर ह्यूमन की बात करूँ तो शेप इसकी स्पून लाइक होती है। बात करें हम लोग ओवम की, तो नॉन मोटाइल यानी एचल होता है, लेस इन नंबर यानी बहुत कम संख्या में होंगे, या एक ही होता है जनरली। हिप्लॉइड होता है, और स्पेरिकल होता है, गोल होता है। ठीक है, अब बात करें दोनों के फ्यूजन के या एम्फीमिक्सिस के दौरान, फर्टिलाइजेशन क्रिया के दौरान अपने 2n यानी यूनिसेलुलर यानी एक कोशिके जो है वो संरचना बनेगी, और इसको हम लोग जाइगोट बोलेंगे। अब हमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि किसी भी जीव का जीवन एक कोशिके संरचनाएं जाइगोट से प्रारंभ होता है, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो एक मच्छर हो, चाहे वो कितने भी प्रकार के एक कोई भी एक जीव हो, अगर वो जीव बनेगा तो जाइगोट के बिना प्रारंभ उसकी क्रिया नहीं होगी, यानी
उसकी संरचनाएं जो है वो एक कोशिकीय जीव के द्वारा होगी, जिसको हम लोग कोशिकीय संरचना के द्वारा होगी, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद oogenesis पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे अपनी अगली कक्षा में। अगर आपको एक बार रिपीटेशन करना हो तो मुझे कमेंट करके बताना, हम लोग जब पढ़ेंगे अगली बार तो हम लोग इसकी जो है रिपीटेशन एक बार कर लेंगे। ये देखिए सामान्य बाहरी ढांचा था, तो आप लोग इसको देख के थोड़ा सा भी चिंतित ना होइएगा, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी चीज़ों के बारे में आप लोग पहले से जानते हो, तो मैंने थोड़ा लाइट लेने की कोशिश की है। हालांकि अगर इसको डीपली पढ़ाने की आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कम संभावना बनते हैं। इससे आगे जो हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis की प्रक्रियाएं, है ना, फर्टिलाइजेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको पढ़ना मत भूलिएगा, हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए राम राम साहब।